हेलो स्टूडेंट्स, एक और बार आपका मेरे सेशन में स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा ऑसम और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है क्लास 9 का फिज़िक्स जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसका हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में आई होप सो चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशनल फोर्स या चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। तो उसका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का सेशन शुरू करते हैं। और लेकिन मैं आप तुम लोग को एक कुछ कहना चाहूँगा कि जो इससे प्रीवियस वीडियो सब है उसको जाके चेकआउट कर लो कि तुम लोग को जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसमें तुम लोग को कोई डाउट ना रहे और कोई क्वेरी ना रहे। अगर कोई क्वेरी भी रहता भी है तो तुम लोग कमेंट में डाल सकते हो, लेकिन मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा कि इससे प्रीवियस वीडियो जो है ग्रेविटेशन का, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है इंडेक्स क्वेश्चन का एनसीईआरटी के, उन सबको जाके क्लियरली से देखो, आराम से देखो। तो उसके बाद तुम लोग को जो ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ ना, ये देखने में तुम लोग को एकदम ईजी लगेगा, चुटकियों का खेल लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो चिड़िया लेके आती है हम लोग के लिए, वो है जो क्वेश्चन आता है, वेट अ मिनट मुझे लेज़र पेन सेट करने दो। तो यहाँ पे लेज़र पेन सेट करता हूँ। तो पहला आता है क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, विक्स की गोली खाना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बिटवीन में लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के, तो वो जो उसका डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट का, अगर वो रिड्यूस हो जाता है, हाल्फ हो जाता है, तो क्या होगा। तो इसका सिंपली तुम लोग अपना दिमाग मत यूज़ करो, तुम लोग चुपचाप देखो और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तुम लोगों को पता होगा ग्रेविटेशन जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग के मासेस, रेडियस के, ठीक है, डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग का मासेस का। तो आई होप दिस इज क्लियर और ये बहुत इजी है। और उसके आगे पढ़ते हैं, देयर फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ग्रेविटी विल बिकम 4 टाइम्स। जो ग्रेविटी है इन दोनों के बीच में 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा। इफ डिस्टेंस नहीं 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, सॉरी घट रहा है ना तुम लोग का डिस्टेंस, इसलिए 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाल्फ, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग का लेवल का क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अभी हम लोग ने समझा क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मासेस के। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Why then a heavier object does not fall faster than a lighter object? क्यों नहीं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई जो हेवियर ऑब्जेक्ट है तो वो तो लाइटर ऑब्जेक्ट से पहले गिरना चाहिए, है ना। तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आया, तो ये क्यों होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरता है, क्यों दोनों ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में साथ में गिरता है, कोई फास्ट क्यों नहीं गिरता है, कोई लेट क्यों नहीं गिरता है, कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले क्यों नहीं गिरता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो बाद में क्यों नहीं गिरता है, सॉरी। तो इसका सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है, इन फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द एक्सीलरेशन इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन मास। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब फ्री फॉल होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यहाँ पे सिंपली भाषा में समझते हैं, जो स्मॉल जी का वैल्यू स्मॉल जी होता है वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है मास पे। तो यहाँ पे ऑफ दोनों के, तो ऑब्जेक्ट, हेंस अ हेवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल्स
देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो फास्ट नहीं फॉल करेगा, कि इस वजह से लाइटर ऑब्जेक्ट से पहले नहीं गिरेगा। सॉरी, कुछ गलत बोल दिया था मैंने तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको तुम लोग अभी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। क्या मैग्नीट्यूड है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट जो है उसके सरफेस पे। तो जो मास ऑफ अर्थ है, जो अर्थ का मास है वो है 6 × 10⁻24 kgs, और जो रेडियस अर्थ का है वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये तुम लोग का 10 का पावर लिखा है, जो मैंने 6 लिखा है, और यहाँ पे जो 24 लिखा है, इसको ये मत पढ़ना कि 1024 kgs, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं सिंपली, बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो आता है वो तुम लोगों को पता होगा कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। अगर फोर्स निकालना रहता है तो F = G × M1 M2/r²। यहाँ पे t² लिखा है, लेकिन फॉर्मूला में तुम लोग अगर r² लिखते हो तो तुम लोग के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। r² मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब तुम लोग वैल्यू पुट करते हो 6.6 × 10⁻11, सॉरी, ये तुम लोग का उसका वैल्यू जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू तुम लोग का क्या होता है 6.67 × 10⁻11। लेकिन तुम लोग इसको अगर लेना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो तुम लोग ले सकते हो 6.6 भी ले सकते हो या 6.7 भी ले सकते हो। इसको जो ये पूरा जो इक्वेशन है इसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे पूरा वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे तुम लोग का 6.7 × 6 × 10 आ जाता है, और यहाँ पे जो बॉटम में आ जाता है 6.4 × 6.4 आ जाता है। और जब इसको पूरा का सॉल्व कर लोगे अच्छे तरीके से तो तुम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 9.81 न्यूटन्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हाफ एन आवर में ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो अर्थ और मून है वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर के। ये तुम लोग को अगर क्लियर होगा तो क्लियर होगा। अब क्लियर होगा तो मैं क्या करूं भाई, क्लियर होगा ना तुम लोग को। तो अर्थ और मून को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्ट करता है, लेकिन डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई। जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि जो अर्थ जो मून को अट्रैक्ट करता है वो जो फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है या सेम होता है एज कंपेयर टू मून होता है, ये क्यों होता है। तो यहाँ पे सिंपली होगा, तुम लोग का जो आंसर होगा यहाँ पे सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो दो ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को इक्वल फोर्स से। ये तुम लोग को, अगर तुम लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो वहां पे तुम लोग को क्लियर होगा। बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दूसरे डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने बोल दो। The earth attracts the moon with an equal force with which the moon attracts the earth। इसी वजह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से अर्थ बेचारा वो इक्वल फोर्स से, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो इक्वल फोर्स से ही मून को अट्रैक्ट करता है जितना मून पावर लगाता है, दोनों बेचारे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से जल्दी भाई, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। Is the moon attracting the earth? Why does the moon not move to the क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। If the moon attracts the earth, why does the earth not moves towards the moon? कोई जब मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग देख सकते हो, अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड मून बिकॉज मास ऑफ मून इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पूछा, तुम लोग को बता दिया जी का जो कैपिटल जी होता है उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम लोग का रेडियस का। तो यहाँ पे सिंपली वही बोल दिया है कि जो अर्थ है उसका जो मास है
वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून। तो जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि वो जो अर्थ है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। इस वजह से जो अर्थ है वो अपने तरफ अट्रैक्ट मतलब मून की तरफ मूव नहीं कर पाता है। ये सिंपल सा था, ये हम लोग के लेवल का नहीं था, हम लोग के लेवल का पता नहीं कब आएगा। एनसीईआरटी में वैसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, क्या होता है अगर फोर्स जो है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये तीनों सिचुएशन हो जाते हैं तो द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल हो जाता है। तब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, जो डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का वो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। और मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों का मास डबल हो जाता है। सपोज तुम लोग के पास 2 केजीज का है किसी कोई ऑब्जेक्ट और वो 4 केजीज का हो जाता है, तो यही बात सिंपली हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर आएगा तुम लोग का आएगा द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी डबल, जो फोर्स होगा वो टू ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो क्योंकि तुम लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो यहाँ पे जो मास होगा वो डबल हो जाएगा सिंपली। और अगर डिस्टेंस जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को हाईलाइट कर दिया जाए। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बिकम 1/4, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा अगर डबल होता है, अगर फोर्स जो है वो डबल हो जाता है तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा ना वो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर ट्रिपल लगता है, ओके, अगर ट्रिपल लगता है तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा एज कम्पेयर टू जितना फोर्स तुम लोग का अभी लग रहा है प्रेजेंट फोर्स के, जितना प्रेजेंट फोर्स लग रहा है उसका 1/4 हो जाएगा अगर डबल होता है तो, अगर ट्रिपल होता है तो 1/9 हो जाएगा। और थर्ड का जो है वो है तुम लोग का द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर जो जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर मासेज डबल हो जाता है तो क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बिकम 4 टाइम्स द प्रेजेंट। अगर अगर जो ऑब्जेक्ट का अगर मासेस इंक्रीज कर दिया जाता है मतलब डबल कर दिया जाता है तो जो फोर्स होगा ना वो 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगा, समझ रहे हो, 4 टाइम ग्रेटर हो जाएगा प्रेजेंट के मुकाबले, जो अभी है उसके मुकाबले। सिंपली बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कभी किसी ने बना दिया तो भाई उसका इंपॉर्टेंस भी तो होगा। अब ये क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूटन साहब ने बनाया था। अब देख लेते हैं। तो सोल्यूशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इन चारों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर ये यूनिवर्सल लॉ नहीं रहता तो ये सब भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या, दिस लॉ एक्सप्लेन्स वेल द फोर्स दैट बेंड्स ऑन, देखो जो फोर्स है ना, ये लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है जो फोर्स है वो बेंड कैसे करता है अर्थ पे। पहला तो ये तुम लोग का पॉइंट हो गया, ओके। दूसरा ये बोलता है दिस लॉ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, प्लैनेट्स अराउंड द सन, सॉरी। ये लॉ एक्सप्लेन करता है तुम लोग का, डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो प्लैनेट्स है वो मोशन में है सन के अराउंड, मीन्स रोटेट कैसे कर रहे हैं एक ऑर्बिट में। थर्ड ये एक्सप्लेन करता है कि दिस जस्टिफाई द टाइड फॉर्मेशन ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन। ये मतलब एक्सप्लेन करता है कि जो टाइड फॉर्म होता है, जो लहर फॉर्म होता है, अगर तुम लोग कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहते हो तो वहां पे तुम लोग देखते हो टाइड्स जो लहर है वो बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, अगर तुम लोग डेली देखते होगे तो वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे फॉर्म होता है, वो मून और सन के वजह से कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। और तुम लोग का जो फोर्थ ये बोलता है कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स, दिस लॉ गिव्स रीजंस फॉर मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द सन। ये मीन्स ये जो लॉ है ये तुम लोग को रीजन देता है कि जो मून है वो मूव अर्थ के अराउंड मूव क्यों करता है। तो ये मीन्स ये देख रहे हो यूनिवर्सल लॉ का जो यूनिवर्सल लॉ है ये कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के डेली लाइफ में।
अगर ये नहीं रहता तो ये सब हम लोग को पता ही नहीं चलता, ये सब नहीं पता चलता। ठीक है, हाँ तो ये सब तुम लोग को नहीं पता चलता। तो हम लोग जानते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये तो बात की बात है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है भाई, बहुत इजी है ये। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितना होगा, जितना का स्मॉल जी का वैल्यू है उतना ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख भी लिया जाए तो जो सोल्यूशन है, द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि फ्री फॉल तुम लोग को पता है किसके, फोर्स, जो अर्थ फोर्स लगाता है उसी के प्रेजेंट में जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है उसी को फ्री फॉल बोला जाता है। तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है अर्थ पे। तो जो एक्सीलरेशन होगा, जो फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट करेगा, जो एक्सीलरेशन होगा वो इतना ही रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल है भाई, एक वर्ड का आंसर है, एक वर्ड का आंसर है वेट। अब इसके बारे में बात भी करते हैं थोड़ा डिटेल में। वेट क्या होता है, वेट मतलब वेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेट तुम लोग को पता है कि फोर्स है। जितना तुम लोग का अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है तुम लोग को पुल करता है, उसी को वेट में हम लोग मेजर करते हैं। या अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग कमेंट में डालना, अगर मैं सही हूँ तो लाइक कर देना। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक अमित है, क्या है, अमित है। अमित खरीदता है गोल्ड, इसके बाद बहुत पैसा हो गया भाई, बहुत अमीर आदमी है अमित जो है, गोल्ड खरीदता है कुछ ग्राम्स, थोड़े ग्राम्स। अब थोड़े ग्राम्स खरीद रहा है, बाद में इसके पास पैसा आएगा तो खरीद लेगा। एट द पोल्स, अरे भाई ये तो गड़बड़ है। अब ये पोल्स पे क्यों चला गया, सोना खरीदने ये पोल्स पे चला गया। मेरे ख्याल से ये कहीं और रहता होगा इसलिए पोल्स पे चला गया होगा। इंडिया में तो बहुत सोना मिलता है, इससे अच्छा दुबई में चल जाते। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन हिज फ्रेंड, अच्छा इसका जो दोस्त है उसने इसको बोला है कि जाके मेरा काम करो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, जो भी इसने शर्त रखी होगी वो नहीं करूंगा मैं। तो ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिज फ्रेंड एट द इक्वेटर। देखो कितना मेहनत कराया, कितना खर्चा कराया इसके दोस्त ने। इसको पहले पोल पे भेजा और पोल पे जाके ये पोल से इक्वेटर पे वापस आया, समझ रहे हो तुम लोग। पोल से इक्वेटर पे इसका दोस्त वापस आया और इसने इसको गोल्ड भी पकड़ा दिया। मैं रहता तो इसको गोल्ड भी नहीं देता, मैं लेके चल जाता कहीं और। ठीक है, तो जो फ्रेंड है वो एग्री करेगा इसके गोल्ड के मतलब जितना गोल्ड उसने लेके आया है तो वो एग्री करेगा। इफ नॉट वाई, भाई एग्री तो करना चाहिए लेकिन क्यों नहीं कर रहा है। बहुत इजी है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल जो जी होता है ना वो पोल्स पे ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर होता है और देन एट इक्वेटर, इक्वेटर के हिसाब से वो ग्रेटर होता है। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा पोल्स पे, तो जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर पे। तो यहाँ पे सिंपली वही आंसर है, जैसे सिंस W इज इक्वल टू एम इंटू जी, जो W होता है वो m इंटू जी होता है। एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर, जो वैल्यू ऑफ G है वो ग्रेटर है पोल्स पे, ग्रेटर है और एज कंपेयर टू इक्वेटर, इक्वेटर पे बहुत कम है। हेंस वेट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड विल बी लेसर एट इक्वेटर। जो वेट है तुम लोगों को पता है, जो जी है, जो फोर्स जो हम लोग का जो अर्थ लगा रहा है वो इक्वेटर जो पोल्स है उस पर ज़्यादा लगा रहा है, लेकिन जो इक्वेटर पे है वहाँ पे कम हो जाएगा, तो जो वेट है वो भी लेसर हो जाएगा एज कम्पेयर टू लेकिन और इक्वेटर। देन इट, जो फ्रेंड है ये अग्री नहीं करेगा कि तुम लोग जो तुम गोल्ड लेके आए हो, जितना ग्राम गोल्ड लेके आए हो वो सही गोल्ड नहीं है, वो उसमें बहुत लेस गोल्ड लेके आया है। ठीक, इसलिए पोल से नहीं लेके आना चाहिए था लेकिन लेके आ गया। तो अब लोग जानते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Why will a sheet of paper fall slower than one that is देखो अभी यहाँ पे एक अच्छा जो क्वेश्चन आता है हम लोग के एनसीईआरटी बुक से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यू जो ऑब्जेक्ट है, क्यू जो शीट ऑफ पेपर है, वो क्यू फॉल कर जाता है जब क्यू धीरे धीरे फॉल करता है एज कम्पेयर टू अगर तुम लोग उसका बॉल क्रिएट कर दो, अगर उसको रो पूरा बॉल क्रिएट कर दो। अभी तुम लोग जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे तुम लोग के पास एक कॉपी होगा, अगर रफ कॉपी है तो उसमें से एक पेपर फाड़ो, दो शीट, दो पीस ऑफ पेपर फाड़ो, ठीक है, स्मॉल स्मॉल या जितना बड़ा तुम लोग देखो। फिर उसको एक शीट जो है उसको पूरा फोल्ड मतलब पूरा क्रम्बल कर दो बॉल के फॉर्म में, और जो एक शीट है उसको एकदम प्लेन रखो और दोनों को एक साथ गिराओ एक हाइट से, ठीक है। सपोज तुम लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, अच्छा खड़े हो गए, ठीक है, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद अब तुम लोग क्या करो कि शीट जो है उन दो उसको और जो बॉल जिसका शीट का जो बॉल बनाया है तुमने उसको दोनों को नीचे बिना फोर्स लगाए बस लीव कर दो, ठीक है। लीव करोगे तो तुम देखोगे जो क्रम्बल जो पेपर है जो बॉल के फॉर्म में है वो ज्यादा जल्दी नीचे जो सरफेस को टच कर देगा एज कम्पेयर टू जो शीट के फॉर्म में है पेपर, जो शीट के फॉर्म में है वो धीरे धीरे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिख दिया है? ये तो मैं ही जानूंगा, तुम लोग नहीं जानोगे, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया तो इसका मत देखना, मैं नहीं दिखाऊंगा, मीम याद आ जाता है ना। तो यहाँ पे जो आएगा हम लोग का वो होगा द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड बायोन्सी सेम इज ट्रू। देखो ये बहुत अच्छा ही यहाँ पे आंसर है। देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये मैंने ही खुद से लिखा है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक कर रहे हो? कर दिया? तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो जितना सरफेस एरिया होगा, देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, शीट जो है उसका सरफेस एरिया दिख रहे हो, इतना है, पूरा इतना है सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू एक क्रम्बल बॉल है, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। एज कम्पेयर टू क्रम्बल बॉल इसका देख रहे हो सरफेस एरिया कितना कम है, इसका बेस जो होगा उस पर तो सरफेस एरिया बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू जो शीट ऑफ पेपर है, ये शीट ऑफ जो पेपर है इसके कंपेरिजन में। तो देख रहे हो जो बायोन्सी और एयर रेजिस्टेंस लगेगा वो ज्यादा लगेगा इसके सरफेस पे एज कम्पेयर टू इसके सरफेस पे कम लगेगा, इसके सरफेस पे कितना कम लगेगा एज कम्पेयर टू शीट ऑफ पेपर पे। तो यही तुम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है तुम लोग का? वेट अ मिनट, इसको कट कर देने दो, मैं बार बार इरेज कर दे रहा हूँ यार। इसको अगर तुम लोग कट करते हो तो कुछ ऐसा दिखता है, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कट कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोग का क्या पूछता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ओनली 1/6। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो 1/6 है एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ मून पे, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ। क्या वेट होगा न्यूटन में किसी 10 kg ऑब्जेक्ट का मून पे और एज कम और अर्थ पे? तो क्या होगा इसका? तो सिंपल सा आंसर है भाई, इसका जो वैल्यू ऑफ जी है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 1/6 में कन्वर्ट करो तो 9.8/6 करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम लोग के पास 1.63 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम लोग का मून का जी आ गया, मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तुम लोग का यहाँ पे तुम लोग को पता चल गया। अब वेट ऑफ मून पता है तुम लोग, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पता है तुम लोग को, m इंटू 1.63 इंटू 63। अब यहाँ पे तुम लोग m का वैल्यू पुट कर दो और g का वैल्यू पुट कर दो। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो 1.16.3 न्यूटन आएगा। और जब तुम लोग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून करोगे और अर्थ करोगे तो तुम लोग यहाँ पे जब सीधा वही करते हो तो तुम लोग का जो आंसर निकलेगा 98 न्यूटन निकलेगा। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 10 का जो है, यहाँ पे 10 तो नीचे उतर जाएगा, यहाँ पे से 10 कट जाएगा तो 98 न्यूटन आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन इन द वर्ल्ड।
नहीं, वर्ल्ड में सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा, ठीक है मुझको। अगर यहाँ तक तुम लोग मेरे सेशन में बने हुए हो तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन हिट कर दो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे थोड़ा सा जोश आ गया एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद। तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुआ है। वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ। जैसे हम लोग का मगन है, उसने एक बॉल को थ्रो करा है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 49 मीटर पर सेकेंड हो गया, और फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ यहाँ पे तुम लोग का जो v होगा यहाँ पे तुम लोग का यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इज रिच। मैक्सिमम हाइट कितना और टोटल टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस। सरफेस भी पूछ रहा है, जो v होगा वहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को वापस अपने सरफेस पे आने के लिए उसको सिंपली वहां कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके उसको रेस्ट पे आना ही पड़ेगा। इस वजह से जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो सोल्यूशन, जो फर्स्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v का हम लोग को वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, लेकिन t का वैल्यू तो नहीं पता है भैया। तो यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू पुट करते हैं, u का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे g का वैल्यू पुट करते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि माइनस मतलब जो g का वैल्यू है उसको नेगेटिव में क्यों लिए हो? तो यहाँ पे नेगेटिव में इसलिए लिए हो भैया मैं, क्योंकि जो बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा है, और वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा है मतलब वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी वो जो बॉल है वो अगेंस्ट ग्रेविटी तुम लोग का जा रहा है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो तुम लोग का जो वैल्यू है वो तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में ही होगा। कैसे में होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे t, जब तुम लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9.8 t इज इक्वल टू 49 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, जब t यहाँ पे करोगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकेंड आ जाएगा। वेरी इजी। और यहाँ पे तुम लोग जब h सेकेंड का निकालते हो, अब निकालना है टोटल टाइम कितना लगा सरफेस पे आने पे। अब यहाँ पे h हम लोग को नहीं पता है, h निकालना है। u पता है हम लोग को, t पता है हम लोग को, हाफ तो पता ही है, g पता है हम लोग को, और t पता है। फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आता है यहाँ पे कुछ ऐसा आता है। और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये इतना आंसर आएगा 122.5 आएगा तुम लोग का। h निकल गया। और यहाँ पे जब तुम लोग टोटल टाइम टू रिटर्न लिखोगे, मतलब करोगे, तो यहाँ पे तुम लोग का कितना आएगा 10 सेकेंड आएगा सिंपली। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो रिलीज हुआ है, मतलब कोई स्टोन है, उसको किसी ने लीव कर दिया है तुम लोग के टावर से। हाइट कितना है उसका 19.6 मीटर। उसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी तो तुम लोग का इनिशियल वेलोसिटी तो इसका पता ही होगा, तुम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा रेस्ट, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 16.6 मीटर। जो स्टोन है वो रिलीज हो रहा है कहीं से, किसी टावर से, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल वेलोसिटी बस फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग के पास h भी है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के पास h का वैल्यू है, u का वैल्यू है, t का वैल्यू नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हाफ है, g का वैल्यू है, t का वैल्यू। तो यहाँ पे से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t जो आएगा हम लोग का आएगा 4। और यहाँ पे जब तुम लोग 4 आ गया तो यहाँ पे जब 4.9 टी का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे तुम लोग का 19.6 आ जाता है। तो टाइम आता है तुम लोग का टी आता है, टी जो टाइम जो होता है वो 2 आता है। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो तुम लोग को
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v इज इक्वल टू जी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होना चाहिए, लेकिन ए टी हो गया। तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो जो तुम लोग का फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम लोग को इसमें भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट में डाल सकते हो, और अगर तुम लोग चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स का मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊँ तो तुम लोग उसके लिए कमेंट पर डाल दो कि मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग को एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड दिया है, और यहाँ पे g का वैल्यू हम लोग को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है स्टोन का, जितना वो रीच करता है, और उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करना है स्टोन का। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आंसर लगाते हैं, सिंपली हम लोग आंसर पुट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा हम लोग का, वेट अ मिनट, तो पहला हम लोग का आंसर जो आएगा ये आएगा, टाइम में हम लोग को निकालना होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग को पता है। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे 0 हम लोग पूरा वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का जो t निकल के आता है वो 4 सेकेंड निकलते हैं, डिस्टेंस कवर अपॉन मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो आता है डिस्टेंस मतलब टाइम निकल जाता है, तो यहाँ पे टाइम जो आता है 4 सेकेंड आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसका वैल्यू हम लोग सबका वैल्यू हम लोग को पता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मीटर आएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 0, क्योंकि थ्रोन अपवर्ड फॉल बैक टू द सेम प्लेस। जितना जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि ये जितना थ्रोन हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है, क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुआ है फिर से वापस आ रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, और जो उसका डिस्टेंस होगा वो होगा 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर। अब 80 क्यों लिया मैंने, कि तुम लोगों को पता होगा जितना तुम लोग का जो मैक्सिमम हाइट होगा उतना ही तुम लोग का जो जितना मैक्सिमम हाइट से वापस आएगा उतना ही तुम लोग का हाइट होगा। तो यहाँ पे 160 मीटर होगा। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ g is equals to 10 to the power 24 kgs and of the sun is equals to 2 into 10 to power 30 kgs. The average distance between two is 1.5 into 10 to power 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के। यहाँ पे हम लोग को मासेस भी दिए हैं दोनों के, और रेडियस भी दिया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आता है वो होता है 35.73 इंटू 10, इतना आंसर आता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 10 मीटर high at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when the where the two stones will meet. अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि जो पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। एक स्टोन है जो 100 मीटर हाई एक टावर है वहां से थ्रोन हुआ है, और उसी समय एक ऑब्जेक्ट है, एक और स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड्स उसके ऑपोजिट में थ्रो हुआ है ग्राउंड से। उसका जो वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो उसका जो यहाँ पे फाइंड करना है कि कब जो दोनों स्टोन है आके मीट होगा एक पॉइंट पे, जो दोनों स्टोन है ना वो कब मीट होगा एक पॉइंट पे आके। तो वही हम लोग को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करते हैं तो तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे सिंपली से
आंसर देखो और छापते जाओ, ठीक है। सोल्यूशन, सपोज बोथ द स्टोन्स विल मीट आफ्टर टी सेकेंड, पहले यहाँ पे टी सेकेंड्स ले लिया यहाँ पे, तो एच हम लोग को सॉरी एच नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो टाइम आता है वो आता है 5 t स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं, जब यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को टी नहीं पता है, तो 25 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस, यहाँ पे पूरा पुट करते हैं, जी का वैल्यू यहाँ पे -10 लिया है हम लोग ने, क्योंकि तुम लोग को पता है एक ऑब्जेक्ट जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उसका जो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे जब तुम लोग पूरा वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जब माइनस प्लस करोगे ये सब, तो यहाँ पे जो तुम लोग का आंसर निकलेगा वो 80 मीटर निकलेगा पूरा सॉल्व करने के बाद। देयर फॉर द टू स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, जो टू स्टोन्स है वो 4 सेकेंड बाद मिलेंगे। when the falling stone would have cover a height of 80 मीटर, और जो फॉलिंग जो अपवर्ड ऊपर से जो गिर रहा है, जो अपवर्ड से जो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, जब वो स्टोन मिलेगा वो 80 मीटर कवर करने के बाद मिलेगा 4 सेकेंड के बाद। अब आते हैं हम लोग, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अरे यार, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड up vertically returns the tower after 6 seconds. Find the velocity with which it's thrown upward, the maximum height it reach and its positive position after 4 seconds। देखो एक कोई बॉल है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन हुआ था और वो रिटर्न हो रहा है, तो 6 सेकंड के बाद टावर पे वापस, टावर पे नहीं वापस आ रहा है नीचे, ठीक है। तो उसका फाइंड करना है टावर पे वापस, ग्रेविटी बोलेगा कि मेरी तो बैंड बज गई। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे फाइंड करना है हम लोग को, तो वेलोसिटी फाइंड करना है कितना वो थ्रोन अप हुआ, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है कितना तक वो पहुंचा, और पोजीशन फाइंड करना है 4 सेकंड बाद। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, तो जो सोल्यूशन है वो है ए जो है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, क्योंकि 6/2 तुम लोगों को पता होगा कैसे निकला है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग को u का वैल्यू u का वैल्यू जो है वो आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पहुँचता है, देयर फॉर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तुम लोग पूरा वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे तुम लोग जब माइनस माइनस प्लस माइनस करोगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 44.1 मीटर। ये पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा का आंसर क्या है, नहीं मीन्स थर्ड सेकंड का आंसर आ गया। अब यहाँ पे इट्स पोजीशन विल आफ्टर 4 सेकेंड विल बी ए, उसका 4 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड कितना उसका वो होगा, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, नहीं है, कितना उसका पोजीशन होगा आफ्टर 4 सेकेंड, तो वहीं पे वही फाइंड करना है। सिंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, पहले 3 सेकेंड में इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट एंड इन नेक्स्ट 1 सेकेंड इट विल स्टार्ट अ फ्री फॉल, सो u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1। देखो 1 सेकेंड बाद जो वो जब मैक्सिमम हाइट पे 3 सेकेंड बाद वो मैक्सिमम हाइट पे फॉल मतलब मैक्सिमम हाइट पे रीच कर देगा, तो वहां से वो फ्री फॉल करना शुरू कर देगा 1 सेकेंड बाद। 1 सेकेंड में वो फ्री फॉल करना शुरू कर देगा, जो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा और t इज इक्वल टू 1 होगा, टाइम जो होगा वो 1 होगा। जब यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करते हैं तो 4.9 मीटर आता है। तो देयर फॉर आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद द पोजिशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू 44.1 माइनस 49 इज इक्वल टू 39.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे जो d है इसका मैक्सिमम हाइट रीच करा, और यहाँ पे तुम लोग का अभी 1 सेकंड का यहाँ पे हाइट बताया गया है, तो यहाँ पे जब तुम लोग माइनस करोगे तो ये इतना आ जाता है, या इतना पे तुम लोग का जाके रीच करेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, 1 मिनट वेट अ मिनट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या एक्सप्लेन करता है,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट्स? जो बायोन फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट है इमर्ज हो जाता है लिक्विड में? तो यहाँ पे सिंपली इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, अपवर्ड डायरेक्शन में ही, अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये काम करता है, ठीक है। या इट इज रियल, क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे, वेट अ मिनट, तुम लोग अगर देखोगे एक बकेट है तुम लोग के पास, ठीक है, एक बकेट है, यहाँ पे तुम लोग का पूरा वाटर से फिल है, पूरा वाटर से फिल है, और यहाँ पे अगर तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वहाँ पे तुम लोग का ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्लोट होने लग जाता है अगर उसका डेंसिटी कम होता है वाटर के कंपैरिजन पे। तो जो बायोंसी लगता है वो अपवर्ड में लगता है यहाँ से, ओके, उसके बेस पे लग रहा होता है, इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट होने लग जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ तक बने हुए तो यार लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। और हम लोग आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ आज के सेशन का? तो ये आज के सेशन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप द सरफेस ऑफ वाटर? कोई मतलब प्लास्टिक का ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक है, मीन्स एक कैप है, ठीक है, अगर उसको तुम लोग वाटर में डालते हो तो वो सरफेस पे क्यों आ जाता है? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंस ऑफ plastic has density very less as compared to water, weight of plastic is lesser than the buoyancy force experienced by therefore a block of release। मैंने प्रीवियस अभी जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि उसका डेंसिटी अगर लेसर होगा तो वो फ्लोट करने लग जाएगा वाटर के कंपेरिजन पे। तो यहाँ पे वही सिंपल नहीं होता है, जो प्लास्टिक होता है उसका डेंसिटी वेरी लेस, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, इस वजह से जो प्लास्टिक होता है वो फ्लोट करने लग जाता है बायोंसी फोर्स, बायोंसी की वजह से। अब आते हैं हम लोग इस सेशन के, ओ सॉरी, ये है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने भूल गया था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो आज के सेशन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, विल द सब्सटेंस फ्लोट ऑन और सिंक? एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है 50 ग्राम और इसका वॉल्यूम है 50 ग्राम, और इसका जो सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर का क्या डेंसिटी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, विल, और कोई ऑब्जेक्ट इस पे फ्लोट करेगा या इमर्ज कर जाएगा। तो द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे हम लोग 50/20 करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इसका इतना है सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आता है हम लोग का 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पहले का डेंसिटी निकल गया, सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2.5 इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर 1, देयरफॉर इट विल सिंक। जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर, तो जो सब्सटेंस है वो सिंक कर जाएगा वाटर में, ठीक है। तो अब हम लोग आते आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सील्ड पैक इज 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in the water if the density of water is 1 gram centimeter minus 3? What will be the mass of the water displaced by this packet? क्या होगा यहाँ पे? तुम लोग को फिर से डेंसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे डेंसिटी सिंपली फाइंड करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फिनिश करा जाए। तो डेंसिटी ऑफ अ पैकेज इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि कैसे फाइंड होता है, तो यहाँ पे तुम लोग वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का एक वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिंस द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज मोर
देन डेंसिटी ऑफ वाटर सो इट विल सिंक, क्योंकि इसका डेंसिटी हायर है तो ये सिंक कर जाएगा। एंड पैकेट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ठीक है। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम निकलेगा हम लोग का वाटर का, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वो होगा हम लोग का 350 ग्राम्स। तो हम लोग आते हैं फिर से एक लास्ट स्लाइड पे, जो है हम लोग का मोटिवेशनल स्पीच पे, मोटिवेशनल जो क्विट होता है, क्विट्स होता है, उसी पे है। वो है माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। माइंडसेट जो होता है वो दूसरे से बहुत अलग बनाता है, किसी दूसरे आदमी से, किसी दूसरे बंदे से, ठीक है। तो कैसे? तुम लोगों ने आज सेट करा कि मैं आज पूरे दिन पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, या मैं पूरे अच्छे नंबर लेके आऊंगा इतने एग्जाम में, तो वो तुम लोग का माइंडसेट हो गया। और वो तुम लोग को अलग बनाता है दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों से तुम लोग को बेस्ट बनाता है। क्यों? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं तुमको लोग नहीं पता है, लेकिन अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो तुमको भी गलत नहीं करना है। तो यही होता है माइंडसेट। माइंडसेट अभी करो कि मुझे अभी पढ़ाई करना है और इस फाइनल्स में मुझे अच्छा नंबर लेके आना है। तो इसी के लिए मेरा चैनल देखते रहो, और इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो आज की इस सेशन में भाई बहुत, मैंने सोचा था हाफ एन आवर में हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चल गया, तो सॉरी फॉर इट। लेकिन मैं तुम लोग को बोलूँगा कि आज मैंने जो भी एक्सप्लेन करा है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर तुम लोग को कोई सी भी डाउट हो अभी, तो तुम लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में डाल सकते हो। और अगर तुम लोग को इसका नोट्स चाहिए तो तुम लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं तुम लोग को बिहाइंड द सीन्स दिखाते रहता हूँ। और एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता दूँ कि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा वर्क एंड एनर्जी पे आएगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए तुम लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए वेट अ मिनट, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।